नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक अतिथि भूगोल विभाग, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं बीए फर्स्ट पार्ट के छात्रों के लिए भूगोल में द्वैधता एवं द्वैतवाद विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि इस विषय वस्तु से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर किस तरह से हमें देना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूगोल में द्वैधता एवं द्वैतवाद विषय से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल में द्वैधता के स्थिति को समझते हुए विभिन्न संदर्भ में उत्पन्न द्वैतवाद को बताएं और भूगोल के विकास में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। अथवा भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद ने जहां एक ओर भूगोल को विभाजन की स्थिति में ला दिया, वहीं दूसरी ओर भूगोल के विकास की प्रक्रिया को भी तीव्रता प्रदान कराया। कैसे, बताएं। आइए इन प्रश्नों पर विचार करते हुए भूगोल में द्वैधता की स्थिति को समझते हैं। भूगोल के विकास की प्रक्रिया में भूगोल की विषय वस्तु और अध्ययन की विधि को लेकर भिन्न भिन्न विचारधारा उत्पन्न होती रही, जिससे द्वैधता और द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। द्वैधता वह स्थिति है जिसमें किसी एक ही समय में समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। जब भिन्न विचार धारा के रूप में या वाद के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाते हैं, तब इसे द्वैतवाद कहते हैं। इस तरह द्वैतवाद वह स्थिति है जिसमें दो विभिन्न विचारधाराएं एक ही साथ मान्यता प्राप्त करती हुई स्थापित हो जाती है। प्राचीन काल में जब यूनान और रोम में भूगोल का विकास प्रारंभ हुआ, तब से ही द्वैधता की स्थिति उत्पन्न होती रही, लेकिन सैद्धांतिक रूप से द्वैतवाद 17वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। वारेनियस द्वारा जनरल जियोग्राफिया, जिसे हिंदी में हम सामान्य भूगोल कहते हैं, पुस्तक के अंतर्गत भूगोल को क्रमबद्ध एवं विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया गया। यह विभाजन ही द्वैधता का आधार बना। इसी कारण वारेनियस को द्वैधता का जनक कहा जाता है। भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद भूगोल की विषय वस्तु और अध्ययन की विधि या उपागम को लेकर प्रारंभ हुआ। इसके कारण विपरीत विचारधाराएं भूगोल में स्थापित होती रहीं। इससे भूगोल विषय के विकास से पहले ही विभाजन की स्थिति में आता रहा, लेकिन समन्वयकारी विचारधारा के आगमन के साथ द्वैतवाद की स्थिति समाप्त होती रही, जिससे भूगोल बहुआयामी और बहुविधिक विषय के रूप में स्थापित हो सका। और यही कारण है कि वर्तमान में यह एक समृद्ध विषय के रूप में स्थापित है। भूगोल में प्रमुख द्वैतवाद निम्नलिखित हैं: क्रमबद्ध भूगोल या व्यवस्थित भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल या प्रादेशिक भूगोल। दूसरा, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। तीसरा, नियतिवादी भूगोल बनाम संभववादी भूगोल। चौथा, मात्रात्मक भूगोल या सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारात्मक भूगोल या व्यवहारिक भूगोल। सबसे पहले हम अब क्रमबद्ध भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल का द्वैतवाद क्या है, इसको समझते हैं। क्रमबद्ध भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल का द्वैतवाद 17वीं शताब्दी में वारेनियस के कार्यों से आरंभ हुआ, जब इन्होंने भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया। क्रमबद्ध उपागम का समर्थन हम्बोल्ट द्वारा किया गया, जबकि विशिष्ट भूगोल का समर्थन रीटर द्वारा किया गया। यह द्वैतवाद भूगोल के अध्ययन की विधि से लेकर था। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम को अपनाते हुए व्यवस्थित भूगोल की नींव रखी। इनकी पुस्तक कॉस्मोस क्रमबद्ध उपागम पर ही आधारित थी।
रीटर ने विशिष्ट भूगोल को महत्व देते हुए प्रादेशिक भूगोल की स्थापना की। इनकी प्रमुख पुस्तक अर्धकुंडे प्रादेशिक भूगोल पर आधारित थी, जिसमें विश्व का प्रादेशिक भूगोल लिखा गया। व्यवस्थित एवं प्रादेशिक उपागम विपरीत उपागम के रूप में स्थापित हो गया, जिनमें भूगोल के अध्ययन की विधि को लेकर विपरीत उपागम पर बल दिया गया। क्रमबद्ध उपागम के अनुसार भूगोल को विभिन्न टॉपिक या उपकरण में बांटकर विभिन्न टॉपिक का स्वतंत्र अध्ययन विस्तृत तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि। इनके विपरीत प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटकर प्रत्येक प्रदेश का अध्ययन किया जाना चाहिए। भूगोल के अध्ययन की यह विधि प्रादेशिक उपागम कहलाता है। क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम का यह द्वैतवाद 18वीं शताब्दी में बना रहा। हम्बोल्ट और रीटर दोनों ही 18वीं सदी के सबसे महान भूगोलवेत्ता थे और दोनों के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसी कारण भूगोल विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ में ही विभाजन की स्थिति में आ गया, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रिच्थोफन ने इस द्वैतवाद को समाप्त करने का कार्य किया। रिच्थोफन ने माना कि क्रमबद्ध या प्रादेशिक उपागम में विरोध की स्थिति नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्रमबद्ध उपागम के साथ प्रादेशिक उपागम को अपनाया जाना चाहिए और इसी तरह प्रादेशिक उपागम में भी क्रमबद्ध उपागम आवश्यक है। जैसे किसी भी प्रदेश के अध्ययन में उस प्रदेश को समझने के लिए विभिन्न विषय वस्तु में विभाजित करके क्रमबद्ध अध्ययन ही किया जाता है, इस तरह क्रमबद्ध भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल का द्वैतता समाप्त हो गया और वर्तमान में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक दोनों उपागम का प्रयोग किया जाता है। इससे भूगोल अधिक समृद्ध हुआ और अध्ययन की विधि में गत्यात्मकता आई। अब हम भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का द्वैतवाद विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद में दूसरा प्रमुख द्वैतवाद भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के रूप में उत्पन्न हुआ, जो स्पष्ट रूप से भूगोल की विषय वस्तु से को लेकर था। यह द्वैतवाद जर्मनी एवं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा प्रारंभ की गई। इसे प्रारंभ करने का श्रेय वारेनियस को जाता है, लेकिन जर्मनी एवं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा इसे द्वैतवाद के रूप में विकसित किया गया। यह 18वीं शताब्दी तक बना रहा। भौतिक भूगोल के पक्षधर जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं, जिनमें रेटजेल, रेकलेस और पेंक प्रमुख हैं। इन्होंने भूगोल के केंद्र में भौतिक भूगोल को स्वीकार किया। इनके अनुसार भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल का ही अध्ययन प्रमुखता से किया जाना चाहिए। भौतिक तत्व ही मानवीय क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, अतः मानव भूगोल से संबंधित घटनाओं का अध्ययन प्रकृति के तत्वों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। हालांकि रेटजेल ने मानव भूगोल शब्द दिया, लेकिन यह भौतिक भूगोल के पक्षधर थे। इनकी प्रमुख पुस्तक एंथ्रोनोजियोग्राफी प्राकृतिक तत्वों के मानव पर प्रभाव के संदर्भ में लिखी गई थी। जर्मनी के बाहर यूएसए की कुमारी सैंपल ने भौतिक भूगोल को प्रसारित करने का कार्य किया। जर्मन की भूगोलवेत्ताओं से भिन्न फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को स्थापित किया। इनके अनुसार भूगोल के केंद्र में मानव भूगोल है और मानव केंद्रित अध्ययन ही भूगोल की विषय वस्तु है। प्रमुख मानव भूगोलवेत्ताओं में लाप्लास, जिनब्रुल्स, डिमाजिया, दिरमाटोनी, फेब्रो आदि प्रमुख हैं। इनमें लाप्लास को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। मानव भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गतिविधियां ही भूगोल के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक साधनों का तथा विभिन्न भौतिक तत्वों का उपयोग करता है तथा विभिन्न क्रियाएं या गतिविधियां करता है।
18वीं शताब्दी में जर्मन एवं फ्रांस दोनों भूगोल के विकास के लिए प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। ऐसे में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के द्वैतवाद ने भूगोल को विभाजन की स्थिति में ला दिया। यह द्वैतवाद समन्वयकारी विचारधारा के अभाव के कारण आगे भी बना रहा। इस द्वैतवाद ने जर्मनी एवं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के मध्य एक विभाजन रेखा खींची, जिनके कारण एक नवीन द्वैतवाद का जन्म हुआ, जिसे नियतिवाद बनाम संभववाद कहते हैं। जर्मन के नेतृत्व में नियतिवादी विचारधारा विकसित हुई और फ्रांस के नेतृत्व में संभववाद विचारधारा का विकास हुआ। अब हम नियतिवाद बनाम संभववाद की द्वैतता पर चर्चा करने जा रहे हैं। भूगोल में विकसित द्वैतवाद का एक प्रमुख क्षेत्र नियतिवाद एवं संभववाद था। इसके अंतर्गत नियतिवादी एवं संभववादी विचारधारा अपनाई गई। जर्मनी के नेतृत्व में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा नियतिवाद विचारधारा को अपनाया गया और नियतिवाद भूगोल का विकास हुआ। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा संभववाद विचारधारा को अपनाते हुए संभववाद विचारधारा का विकास हुआ। दोनों परस्पर विरोधी विचारधारा के रूप में बनी रहे। 19वीं शताब्दी में यह द्वैतवाद चरम अवस्था में था। नियतिवाद विचारधारा जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा भौतिक भूगोल पर अधिक बल देने के परिणाम स्वरूप विकसित ऐसी विचारधारा थी जो प्रकृति की श्रेष्ठता और मानव के गौण महत्व पर आधारित थी। इसके विपरीत संभववाद विचारधारा मानव की श्रेष्ठता और प्रकृति के गौण महत्व पर आधारित थी। स्पष्ट है कि दोनों विचारधाराएं पूर्णतः पृथक थी। नियतिवाद विचारधारा। नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत यह माना गया कि मानव एक निष्क्रिय कारक की तरह है जिस पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है। मानव की समस्त क्रियाएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती हैं, जहां मानव के प्रयासों का विशेष महत्व नहीं है। इस तरह की विचारधारा सर्वप्रथम रेटजेल द्वारा दी गई थी। रेटजेल को ही नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। रेटजेल की प्रमुख पुस्तक एंथ्रोनोजियोग्राफी खंडक प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभाव पर आधारित है। कुमारी सेम्पुल, जो रेटजेल की शिष्या थी, नियतिवाद का प्रमुख पोषक बनी। वह रेटजेल के नियतिवाद विचारधारा से बहुत प्रभावित थी और इसी पर आधारित एक पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट लिखी। इस पुस्तक में नियतिवाद विचारधारा का व्यापक समर्थन किया गया। इस पुस्तक ने नियतिवादी विचारधारा का वैश्विक प्रसार किया। कुमारी सेम्पल के अनुसार मनुष्य प्रकृति की गोद में एक अबोध बालक की तरह है जो अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए प्रकृति पर उसी तरह निर्भर है जैसे कोई बच्चा अपनी मां पर निर्भर होता है। सेम्पुल ने कहा कि धरती हमारी माता है। नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों में मानव को एक निष्क्रिय कारक के रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह यह विचारधारा अतिवादी दृष्टिकोण और एकांगी विचारधारा पर आधारित था। अब हम संभववाद विचारधारा पर चर्चा करने जा रहे हैं। नियतिवादी विचारधारा से भिन्न संभववादी विचारधारा में मानव को एक सक्रिय कारक के रूप में स्वीकार करते हुए प्रकृति को एक ऐसे कारक के रूप में स्वीकार किया गया जो मनुष्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति का एक साधन मात्र है। यहाँ मानव को पूरी स्वतंत्रता दी गई कि वह अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति का उपयोग करे। संभववादियों के अनुसार प्रकृति नहीं बल्कि मानव श्रेष्ठ है और मानव प्रकृति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते समय प्रकृति के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। संभववाद शब्द का प्रयोग फेब्रो द्वारा किया गया और इस विचारधारा को स्थापित करने का कार्य लाप्लास द्वारा किया गया। प्रायः सभी मानव भूगोलवेत्ता संभववाद के समर्थक थे। जिन ब्रूस ने संभववाद का समर्थन करते हुए खनन उद्योग के लिए लुटेरी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति में डाका डाल रहा है। यह वक्तव्य संभववाद के चरम को बताता है, जहां प्रकृति को गौण कारक के रूप में स्वीकार किया गया। स्पष्ट है कि नियतिवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद प्रखर रूप में बना रहा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह द्वैतवाद प्रभावी रहा।
इसने भूगोल विभाजन की स्थिति में आ गया और इन दोनों विचारधाराओं में विभाजित हो गया। लेकिन 1999 में ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद से यह द्वैतता को समाप्त किया। अब हम नव निश्चयवाद विचारधारा पर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद विचारधारा प्रतिपादित किया जो नियतिवाद और संभववाद विचारधारा में समन्वय पर आधारित है। इसमें ग्रिफिथ टेलर ने माना कि भूगोल न तो नियतिवादी है और न ही संभववादी। उनके अनुसार प्रकृति एवं मानव दोनों में ही कोई श्रेष्ठ नहीं है और न ही कोई गौण महत्व रखता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जिसमें सामंजस्य की आवश्यकता है। संभववादियों के अतिवादी दृष्टिकोण और विकास की प्रक्रिया में प्रकृति के नियमों की अवहेलना के संदर्भ में टेलर ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि विकास की प्रक्रिया में प्रकृति के नियमों की अवहेलना की जाएगी तब एक समय के बाद इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं के लिए किया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर यह संभव नहीं होनी चाहिए। टेलर का यह विचार रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। रुको का अर्थ है विकास की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ने के बजाय रुकना और प्रकृति के नियमों को समझना। जाओ का अर्थ है प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उसका विकास करना। स्पष्ट है कि नवनियतिवाद विचारधारा समन्वयकारी दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसी के साथ भूगोल के अंतर्गत नियतिवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद समाप्त हो गया। अब हम मात्रात्मक बनाम व्यवहारात्मक भूगोल का द्वैतवाद विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। भूगोल में विकसित द्वैतवाद का एक नया प्रमुख क्षेत्र मात्रात्मक भूगोल या सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारात्मक भूगोल या व्यवहारिक भूगोल का था। भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिकी एवं गणितीय विधियों का प्रयोग मात्रात्मक उपागम कहलाता है। इसके प्रयोग से भूगोल के अधिक विश्वसनीय हो गए। इसे मात्रात्मक क्रांति की संज्ञा दी गई। यह उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रासंगिकता खोते जा रहे सामाजिक विषयों को बचाने के लिए अपनाया गया। हालांकि विभिन्न आधारों पर सभी भूगोलवेत्ता मात्रात्मक अध्ययन विधि से सहमत नहीं थे और भूगोल के अध्ययन की एक नवीन विधि व्यवहारात्मक उपागम को अपनाया गया। यह मानव के व्यवहारों को केंद्र में रखकर मानव से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाओं की व्याख्या करने पर बल देता है। इससे भूगोल एक बार फिर द्वैतता की स्थिति का शिकार हो गया। हालांकि इससे अंततः पुनः भूगोल अधिक समृद्ध हुआ। नमस्कार, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।